हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस धातु के बाद रक्त धातु, जो कि दूसरी धातु है। जैसा कि जानते हैं कि जो धातु निर्माण क्रम की बात की गई है, धातुओं के क्रम की बात की गई है, रस धातु के बाद रक्त धातु का निर्माण होता है। रक्त धातु का वर्णन करेंगे, अर्थात जो रक्त धातु जिसको हमारे मॉडर्न में हम ब्लड से कोरिलेट करते हैं, उसकी हम चर्चा आज करेंगे। तो देखेंगे रक्त धातु का जो पढ़ना हम लोग को सिलेबस में, उसमें क्या क्या चीजें हैं, इटिमोलॉजी है, डेरिवेशन है, रक्त धातु के पर्याय क्या क्या चीजें हैं, सिनोनिम्स की बात की गई है। नेक्स्ट उसके लोकेशंस की बात की गई है, था रक्त धातु का जो प्रॉपर लोकेशन कहाँ होता है या उसका निर्माण कहाँ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रक्त धातु, और उसके बाद बात करेंगे फंक्शंस ऑफ रक्त धातु, अर्थात रक्त धातु के कौन कौन से कार्य होते हैं, शरीर में क्या कार्य करता है रक्त धातु। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि रक्त धातु का पंचभौतिक स्वरूप, अर्थात पंचभौतिकत्व ऑफ रक्त धातु। हम लोग कहते हैं ना कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, तो रक्त धातु में किस तरह से पंचमहाभूत का इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से पंचमहाभूत की वजह से अस्तित्व है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रक्त व स्रोतस, क्योंकि ये जो रक्त होता है, पर्टिकुलर जो स्रोतस अटैच होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन है, इसके पूरे बॉडी में संचरण होता है, कहीं ना कहीं जो चैनल्स के थ्रू होते हैं, स्रोतसों के थ्रू होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रक्त धातु का निर्माण। तो कहने फॉर्मेशन ऑफ रक्त धातु, जो मॉडर्न में कहते हैं फॉर्मेशन, उसी तरह से आयुर्वेद में भी कुछ चीजें बताएगी किस तरह से रक्त धातु का, रक्त का निर्माण होता है। आइए एक एक करके हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर पहला हेडिंग क्या है, इटिमोलॉजी एंड डेरिवेशन। तो आप सिलेबस में जाएंगे रक्त धातु के या पर्टिकुलर धातु के, तो जो पहला पॉइंट होता है इटिमोलॉजी एंड डेरिवेशन। तो इटिमोलॉजी एंड डेरिवेशन में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्त शब्द की निष्पत्ति, रक्त शब्द की निष्पत्ति रंज धातु में, ये पॉइंट याद रखना है जो हम लोगों ने हाईलाइट किया है, रंज धातु में, रेड कलर से, रंज धातु में, मतलब रक्त शब्द बना किससे है, निष्पत्ति किससे हुई है, रंज धातु में त प्रत्यय लगाने से होता है। तो रंज धातु प्लस त प्रत्यय, मतलब धातु और दोनों प्रत्यय मिलने के बाद ये रक्त शब्द बना है, रक्त धातु टर्म बना है। अब आइए एक दूसरा पॉइंट है जिसको सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया, सुश्रुत सूत्र 14/5 में उन्होंने बताया है। क्या बताया है, रंजित तेज शाम, रंजित करता है किसके थ्रू, तेज से। तेज यहाँ पर कहने का पित्त की बात किया, रंजक पित्त की बात किया है। रंजित तेज शाम त्व आप, पढ़ना क्लियर कट है। त्व आप, आप मतलब जलीय रस। त्व आप शरीरस्थेन देहिनाम, अव्यापन्न, अव्यापन्न का मतलब होता है कि विशुद्ध, शुद्ध हो जाता है। प्रसन्नेन रक्तम इति अभिधीयते, तो ये उन्होंने श्लोक बता दिया और उन्होंने बोला है कि किस तरह से रक्त का निर्माण होता है। यहाँ पर जो बताने का तात्पर्य है कि रक्त का निर्माण किस तरह से होता है, किसके इन्वॉल्वमेंट से होता है, किन किन फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अर्थात शरीरधारियों के देह में, शरीरधारियों के शरीर में या देहधारियों के शरीर में या शरीरधारियों के देह में रहने वाला प्रसन्न विशुद्ध तेज, तो कह रहा है ना तेज, यही जो तेज है जो रंजन का कार्य करता है, रहने वाला प्रसन्न विशुद्ध तेज, रंजक पित्त जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि रक्त का रंजन करता है, रंजक पित्त से रंजित एवं अव्यापन्न अर्थात निर्मल, जो आहार का प्रसाद कहा जाने वाला जलीय रस है, वह रक्त कहा जाता है। तो देखते हैं रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो कहने की आहार रस का रंजन हो रहा है, किसके थ्रू, ये आपके आहार रस का रंजन हो रहा है रंजक पित्त के तेज से, रंजक पित्त के तेज से आहार का रस का रंजन हो रहा है, जिसकी वजह से ये रक्त का निर्माण हो रहा है। तो आइए अब हम लोगों ने इटिमोलॉजी डेरिवेशन के बाद चर्चा करते हैं रक्त धातु के पर्याय, अर्थात सिनोनिम्स ऑफ रक्त धातु के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम लोग जब आयुर्वेदिक संहिताओं में पढ़ते हैं, अभी आपका फर्स्ट ईयर है, जब हम लोग अभी इसको फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्रॉप या सेकेंड प्रॉप में हम लोग चरक संहिता डिटेल पढ़ेंगे, सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे, नेक्स्ट फर्दर हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां पर विभिन्न संहिताओं में रक्त के विभिन्न पर्याय आपको मिलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रक्त को हम लोग रुधिर तो कहते ही कहते हैं, रुधिर के साथ साथ लोहित, क्योंकि रक्त रेड कलर का होता है, अश्रिग माने भी रक्त होता है, छतन
जैसे कहते हैं ना कि कहीं अगर बॉडी कट गया, घिस गया तो वहाँ रक्त निकलता है, तो उसकी वजह से उसको क्षतज पर्याय दिया गया है। शोणित रक्त का पर्याय है ही है। तो यहाँ पर टोटल 5 पर्याय आपके दिए हुए हैं, रुधिर, लोहित, अश्रित, क्षतज और शोणित। तो सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सिलेबस में हेडिंग क्या है रक्त धातु के अंतर्गत, रक्त का स्थान, लोकेशन ऑफ रक्त धातु की बात करते हैं। तो यहाँ पर रक्त का स्थान देखा जाए तो वैसे तो रक्त जो ब्लड वेसल्स के थ्रू संपूर्ण शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, लेकिन उसका एक विशेष स्थान होगा, जहाँ पर विशेष स्थान वो होगा जहाँ पर बनता है और जहाँ स्टोर होता है। इसका मतलब कि यहाँ रक्त का स्थान की बात जब करेंगे तो उसके फॉर्मेशन की बात करेंगे, पर्टिकुलर किस विसरा में, आर्गन में रक्त का निर्माण होता है और साथ ही साथ वहीं पर स्टोर होता है। तो रक्त का स्थान की बात करेंगे मतलब उसका जो रक्त का स्थान या लोकेशंस का जो मैटर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही मैटर जो है आगे हम लोग रक्त स्रोतस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग डिटेल अभी फर्दर पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ रक्त का स्थान या लोकेशन के बारे में क्या दिया है, रक्त वह द्वे, रक्त को वहन करने वाली दो तरह से चैनल्स होती है। रक्त वह द्वे, उसके मूल कितने होते हैं, 2। रक्त को वहन करने वाली 2 मूल होती है। तो मूल का मतलब होता है रूट, मूल का मतलब क्या होता है, रूट, जहां से उसका मेन फॉर्मेशन या मेन जो सिम्टम्स प्रतीत होते हैं। जैसे रक्त की कमी होगी तो सबसे पहला लक्षण उसके मूल पर दिखाई देता है। रक्त की वृद्धि हो, रक्त की कमी हो या कोई रक्त समय बीमारी हो, तो सबसे पहला सिम्टम्स कहाँ दिखाएगा, उसके मूल पर। जैसे कोई वृक्ष है तो उसका जो मूल होता है, रूट होता है, अगर जो उसका रूट होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं फर्दर उसके जो फ्रूट है या उसके जो ब्रांचेज उस पर इफेक्ट आएगा। लेकिन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसके रूट से आ रही है। मेजर फॉल्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके रूट से। तो अगर रक्त से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले शुरू कहाँ होगा, उसके रूट से या उसके मूल से। तो देखेंगे रक्त वह द्वे तयोर मूलम यकृत प्लीहा, रक्त वह 2 होते जिसके 2 मूल कौन कौन से हैं, यकृत प्लीहा और साथ ही साथ रक्तवाहिनी धमनियां। ये रक्तवाहिनी धमनियां और यकृत प्लीहा के साथ साथ रक्त को वहन करने वाली धमनियां होती हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ पर रक्त का स्थान मेनली 3 बताया गया है। एक तो यकृत है, दूसरा प्लीहा है, तीसरा रक्तवाही धमनियां। यकृत मतलब होता है लीवर, प्लीहा का मतलब क्या होता है, स्प्लीन, अगर हम लोग कोरिलेट कर दे तो। और रक्तवाही धमनियां इसका मतलब जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स वहां से बाहर की तरफ जा रही हैं। तो जो यकृत और प्लीहा की अगर हम लोग आयुर्वेद में बात करें तो यकृत प्लीहा की उत्पत्ति कैसे होती है। जब हम लोग शुरू के चैप्टर में देखते हैं, फर्स्ट पेपर में देखते हैं कि जो आर्गेनोजेनेसिस की बात करते हैं आयुर्वेद में, तो वहां यकृत प्लीहा की उत्पत्ति हम किससे मानते हैं, रक्त से मानते हैं। तो कहते हैं ना, रक्त से यकृत प्लीहा, रक्त के फेन से फुफ्फुस, रक्त के मल से उंडुक। तो कुछ इस तरह से की बातें की गई वहां पर है। तो यहाँ पर रक्त से यकृत प्लीहा की उत्पत्ति बोली गई है। और यकृत प्लीहा बनने के बाद जिसकी उत्पत्ति रक्त से हो रही है, वो खुद रक्त का निर्माण फर्दर करेगा। पहले तो किसी भी शिशु माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है, उसमें जो भी यकृत प्लीहा का फॉर्मेशन रक्त से होता है, माँ के ब्लड से होता है, ऐसा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट कहता है। उसके बाद जैसे ही बच्चे में मतलब भ्रूण एम्ब्रियो में जो है लीवर और स्प्लीन बन जाएगा, यकृत प्लीहा बन जाएगा, तो अब माँ के पेट में जो बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, अब अगर स्वतंत्र रूप से अगर ब्लड का फॉर्मेशन उस बच्चे में होना है तो यकृत प्लीहा उसमें मेन रोल निभाता है। तो यहाँ पर आयुर्वेद ये कहता है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं यकृत प्लीहा का निर्माण रक्त से हुआ है। रक्तवाही धमनियां जब निर्माण होगा तो उसके थ्रू पूरे शरीर में संचरण होगा और हार्ट में जाएगा या अलग जगह पे जाएगा, हर तरह से जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्यों बोला गया है यकृत प्लीहा को क्यों बोला गया है कि ये रक्त के मतलब कि निर्माण या लोकेशन की बात की है। हम लोग देखते हैं पहले यकृत तथा लीवर में क्या होता है, हम लोग देखते हैं लीवर में विभिन्न जो स्टोरेज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो स्टोर्ड होते हैं। तो लीवर में हम लोग जानते हैं रक्त निर्माण के लिए आवश्यक जो एलिमेंट है, जैसे आयरन स्टोर्ड होता है। और साथ ही साथ देखते हैं कि स्प्लीन में भी ओल्ड आरबीसी का जो डैमेज आरबीसी होती है, उनको डैमेज करके ब्रेक डाउन करके उसमें आयरन ब्रेक डाउन होता है। आयरन फ्यूनल कहाँ स्टोर होगा, ये स्टोर होगा लीवर में। ये तो बात हो गई कि आवश्यक जो एलिमेंट है ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन में लीवर और स्प्लीन, जब ब्लड हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो वहां पर क्या होता है, स्प्लीन और लीवर जो होते हैं
वो इमरजेंसी कंडीशन में ब्लड सप्लाई देते हैं। इसके बाद देख रहे होंगे प्रॉपर्टी ऑफ रक्त धातु, अर्थात रक्त का गुण क्या क्या बताया गया इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे जो रक्त को प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर टेस्ट के बेसिस पे है, तो कुछ टेस्ट है उसके वर्ड के बारे में बात किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर एक श्लोक दिया हो गया, अष्टांग हृदय सूत्र 27वें चैप्टर का है। यहाँ पर बोला गया मधुरम लवणम किंचितम शीत उष्णम असंहतम पद्म इंद्र गोप हेम विष हेम अवि ससलोहित लोहितम। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रक्त का जो रस होता है, जो उसका टेस्ट होता है, ये मधुर होता है। मधुर होने के साथ साथ उसमें कुछ लवण रस भी होते हैं। तो मधुर रस के साथ साथ किंचित लवणम अर्थात थोड़ा बहुत उसमें लवण रस भी होते हैं। और उसका जो एक तरह से शीत उष्ण समशीतोष्ण समशीत मतलब शीत और उष्ण दोनों टच होता है। साथ ही साथ असंहतम अर्थात द्रव रूप में हो तो होता ही होता, असंहत मतलब द्रव दिया है। पद्म इंद्र गोप अर्थात लाल कमल के समान, लाल कमल के वर्ण का होता है। इंद्र गोप अर्थात द्वित बहुटी एक जो प्लांट होता है उसके समान होता है वर्ण का। हेम अर्थात हेम का जो मीनिंग यहाँ दिया हुआ है गोल्ड अर्थात सोने के समान होता है वर्ण में, ये सोने के समान। और अवि अवि मतलब भेड़ और सस मतलब होता खरगोश के रक्त के वर्ण का होता है। तो यहाँ पर उपमा दिया गया कि रक्त का वर्ण कैसा होता है, ये लोहित को रक्त को बताया गया है। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर उसके वर्ण के बारे में देखा, उसके स्वरूप को देखा कि वो किस रूप में होता है, और साथ ही साथ उसको देखा कि उसका रस कौन कौन से होते हैं, मधुर के साथ साथ किंचित लवण होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे रक्त का कार्य। तो प्रॉपर्टी के बाद हम लोग फंक्शन के बारे में बात करेंगे, रक्त के कार्य के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ वर्णन आया है। क्या दिया हुआ, पहला सुश्रुत ने बताया है कि देह से रुद्रम मूलम, देह से रुद्रम मूलम अर्थात जो रुधिर होता है शरीर का मूल है, रूट है। तो क्या दिया हुआ है, देह से रुद्रम मूलम, देह से रुद्रम मूलम रुद्रैव च धार्यते, और यही रुधिर ही होता है जो शरीर को धारण करता है। देह से रुद्रम मूलम अर्थात शरीर का, देह का जो मूल होता है वो रुधिर होता है। रुद्रैव धार्यते, यही यही जो है शरीर को धारण करता है। तस्मात् यत्नेन सरक्ष्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बिल्कुल हर कोशिश करके यहाँ पर रक्त की रक्षा की बात की गई। तस्मात् यत्नेन सरक्ष्य रक्त जीव इति स्थिति, मतलब हर कंडीशंस में रक्त की रक्षा करने के लिए बात किया गया, मतलब प्रयत्न पूर्वक यत्न पूर्वक इसकी रक्त की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रक्त में जीव स्थित होता है, रक्त में जीवन पाया जाता है। रक्त जीव इति स्थिति, रक्त में जीव होता है, आत्मा होती है जिसको हम लोग कहते हैं रक्त जीवम स्थिति, इसलिए इसके रक्त की रक्षा करने के बोला गया है। तो हम लोग देखते हैं कि जब एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ब्रेन हेमरेज होता है या बॉडी से ब्लड का बहुत ज्यादा बॉडी से ब्लड बहुत ज्यादा डिस्चार्ज जाता है, रिलीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति बचता नहीं है, तो सीधे उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उसको बचाने के लिए। इसलिए बोला गया कि इसके यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, और क्योंकि उसमें रक्त में जीव पाया जाता है या प्राण उपस्थित होता है रक्त में। इसके बाद देखेंगे सुश्रुत ने 15वें चैप्टर में बोला है फिर से रक्त वर्ण प्रसाद। रक्त का वर्ण क्या होता है, रक्त वर्ण प्रसाद वर्ण का होता है। रक्त वर्ण को प्रसाद करता है, अर्थात प्रसाद का मतलब होता है वर्ण को अलंकृत करता है, वर्ण को बढ़ाता है। जैसे कहते हैं ना किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाए तो चेहरा क्या हो जाता है, डल हो जाता है, मुरझा जाता है। यही वर्ण रक्त अच्छे से बन रहा है तो उस व्यक्ति का चेहरा खिलखिला जाता है। फिर देखेंगे मांस की पुष्टि, जो रक्त के बाद की धातु है, रक्त जो होता है अपने अगली धातु मांस की पुष्टि करता है, और जीवयति च, और साथ ही साथ जीवन प्रदान करता है। इससे पहले भी बोला गया कि रक्त में जीव स्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे सुश्रुत शारीर स्थान में बोला गया है धातु नाम पूर्णम वर्णम। तो ये क्या करता है, धातुओं का पूर्ण करता है। धातु का पूर्ण मतलब अब रक्त के बाद नेक्स्ट धातु कौन सी है, मांस धातु का पूर्ण करता है। वर्ण स्पर्श ज्ञान संशयम, वर्ण और स्पर्श ज्ञान को बताता है, वर्ण को बढ़ाता है, साथ ही साथ स्पर्श का जो ज्ञान जो टच होता है, किस कोई टच होता है वो ये प्रॉपर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो प्रॉपर नर्व सप्लाई नहीं होगी, नर्व सप्लाई नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, टच का ज्ञान नहीं होगा। तो यही भी कर रहा है वर्ण स्पर्श ज्ञान संशयम स्वाशिरा संचरत्वम कुर्यात अन्यान गुणानपि।
तो ये अपने अपने शिराओं में संचरण करता रहता है और इसके अलावा अन्य भी गुण पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि चरक सूत्र 24 में क्या बताया गया, वर्ड की प्रॉपर्टी या फंक्शन बोला गया है। तद विशुद्धम ही रुद्रम, मतलब जो शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रक्त होता है, क्या करता है, बल वर्ड सुखायुषा, मतलब बल को बढ़ाने, व्यक्ति के बल को बढ़ाता है, वर्ण को अलंकृत करता है, वर्ण बढ़ाता है, अर्थात एकदम चेहरा चमचमाता रहेगा, और सुखायुषा, और व्यक्ति सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। युनक्ति प्राणिना प्राण, और इसको प्राणियों का प्राण बोला है। चरक ने, आचार्य चरक ने रक्त को प्राणियों का प्राण बोला है। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ अष्टांग हृदय ने रक्त को जीवनम बोला है, अरुण दत्त ने रक्त को ओज वृद्धि कर बोला है, हेमाद्रि ने रक्त को प्राण धारक बोला है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रक्त धातु का पंचभौतिक स्वरूप कैसे बताया गया है। तो पंचभौतिक स्वरूप हम लोग जानते हैं कि सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, तो रक्त धातु भी कहीं ना कहीं पंचभौतिक तत्वों से मिलकर बना है। तो एक श्लोक आया हुआ है सुश्रुत 14 का 9वां श्लोक है, उसको देखेंगे। विसृता द्रवता राग स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादि नाम गुणान हेते दृश्यन्ते च अत्र शोणिते। यहाँ पर 5 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 5 पॉइंट कौन से, एक पॉइंट है विसृता, दूसरा पॉइंट है द्रवता, तीसरा है राग, चौथा है स्पंदन, पांचवा है लघुता। ये पांचों गुण एक एक महाभूत के क्रमशः पाए जाते हैं। तो पृथ्वी भूमि आदि नाम, मतलब पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत है, तो विसृता का गुण किसमें पाया जाएगा, पृथ्वी में। देखेंगे विसृता मतलब विषगंधी, दुर्गंधी, जो थोड़ा सा उसका गंध डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से पृथ्वी महाभूत उपस्थिति पाई जाती है। जो द्रवत्व गुण है, द्रवता का जो गुण रक्त में पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसकी वजह से उसमें जल महाभूत उपस्थिति मानी जाती है। और जो राग है, राग मतलब होता है उसको रंजित करना, जो वर्ड है, कलर है, उसकी वजह से उसको माना जाता है कि अग्नि महाभूत की उपस्थिति पाई जाती है। और उसके बाद देखेंगे स्पंदन, स्पंदन मतलब पल्पिटेशन, स्पंदन का मतलब क्या होता है, पल्पिटेशन। तो उसकी वजह से जो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उसमें एक स्पंदन या पल्पिटेशन, एक जो वेव चलती है, उसकी उपस्थिति की वजह से उसको वायु महाभूत, ये वायु महाभूत का कार्य माना गया है, वायु महाभूत की उपस्थिति मानी गई है। उसके बाद देखेंगे लघुता, रक्त का लघुता जो गुण है, ये आकाश महाभूत को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से पंच महाभूत की सिद्धि हो गई, पंचभौतिक स्वरूप का वर्णन हो गया रक्त का। आइए बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रक्त व स्रोतस। तो एक हेडिंग होगा रक्त व स्रोतस की फिजियोलॉजी। रक्त व स्रोतस, या हम लोगों ने बात किया था लोकेशन सामर्थ्य, सेम वही यहाँ पर भी बात करना है। रक्त वह द्वि, रक्त वह द्वि, रक्त व स्रोतस कितने होते हैं, 2 होते हैं, याद रखिएगा। रक्त व स्रोतस 2 होते हैं, सुश्रुत ने बोला है रक्त व स्रोतस 2 होते, जिसके मूल तयोर मूलम यकृत प्लीहा, यकृत प्लीहा के साथ साथ रक्त वाहिनी से धमनी, रक्त को वहन करने वाली धमनियां होती है। तो रक्त व स्रोतस 2 होते हैं, जिसके मूल यकृत प्लीहा होते हैं, साथ ही साथ रक्तवाही धमनियां सुश्रुत ने बोली है। आचार्य चरक ने भी कुछ ऐसे ही बोला है, बस उन्होंने रक्त सोडित वहा नाम स्रोतसाम, रक्त वह की जगह उन्होंने क्या कर दिया, सोडित वहा नाम स्रोतसाम, अर्थात सोडित को वहन करने वाले स्रोतस होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से, यकृत प्लीहा, उन्होंने रक्तवाही धमनियों की बात नहीं की है, यकृत प्लीहा की बात की है। देखेंगे उसके बाद रक्त धातु का निर्माण, रक्त धातु का निर्माण, रक्त धातु का निर्माण किस तरह से होता है, जैसा कि रस धातु का निर्माण होता है, उसी सीक्वेंस हम लोग रक्त धातु निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर पंचभौतिक आहार पर जठराग्नि की क्रिया होती है। जठराग्नि की क्रिया होगी तो ये 2 भाग में विभक्त हो जाता है, एक सार भाग, एक मल भाग। जो सार भाग होता है, जो आहार रस जिसको कहते हैं, मल भाग से मूत्र कोश का निर्माण हो गया। मान लीजिए ये पार्ट हम लोग को छोड़ देना है। उसके बाद देखिए सार भाग जो आहार रस या अन्न रस होता है, उस पर रसाग्नि की क्रिया होती है। रसाग्नि की क्रिया होने के बाद ये पुनः 2 भाग में विभक्त हो जाता है, 3 भाग विभक्त कर दीजिए। एक मल भाग जो होता है, कफ का निर्माण हो गया। दूसरा स्थूल भाग से रस धातु का निर्माण हो गया, जो कि हम इससे पहले धातु में बात कर चुके हैं। तीसरा जो है सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म भाग से देखेंगे जो कि फर्दर रक्त धातु के लिए आएगा। तो सूक्ष्म भाग पर सूक्ष्म भाग भी 2 भाग में विभक्त हो जाता है। सूक्ष्म भाग, एक तो भाग उपधातु के रूप में हो जाएगा, दूसरा है रक्त निर्माण अंश। ध्यान रखिएगा, रक्त निर्माण अंश, जो रक्त निर्माण अंश के लिए पार्ट है, उसी पे क्या होगा, रक्ताग्नि की एक तरह से क्रिया होगी। रक्ताग्नि की क्रिया होगी, तो यहाँ देख रहे होंगे रक्ताग्नि की क्रिया हो रही है, तो ये पुनः 3 भाग में विभक्त हो गए, जैसा कि यहाँ पर रसाग्नि की क्रिया के बाद हुआ था। तो यहाँ देखेंगे एक भाग मल है, मल जो है रक्त का मल जब होगा तो पित्त होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं।
एक स्थूल भाग है जिससे रक्त धातु का निर्माण हो रहा है, एक सूक्ष्म भाग है जो कि आगे फर्दर धातु के लिए मांस निर्माण अंश के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और साथ ही साथ इसके उप धातु कंडरा और सिरा का निर्माण होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग रक्त धातु से संबंधित इतनी बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए पार्ट है सेकंड पार्ट में रक्त धातु का पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे, तो उसमें पूरा आ जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।